अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्वागत है आप देखें सच किंग यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे नेशनल टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक उसमें बात करेंगे हम बजट के हवाले से। तो फाइनली जो है वो तमाम असम्बलियों से जो है बजट जो है पास हो चुके हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट का बजट भी जो है वो मंजूर हो चुका है। इसके अलावा पंजाब असम्बली भी अपना बजट पेश कर चुकी हुई है, सिंध असम्बली बजट पेश कर चुकी हुई है, KP असम्बली बजट पेश कर चुकी हुई है और बलूचिस्तान असम्बली भी जो है वो अपना बजट जो है वो फाइनली जो है वो पेश कर चुकी हुई है। साथ साथ AJ की असम्बली भी जो है वो भी अपना बजट जो है पेश कर चुकी हुई है। तो अब देखना ये बाकी है कि क्या ये बजट जो है वाकई में आवाम दोस्त बजट है, क्या इन बजट में वाकई आवाम को रिलीफ दिया गया है या फिर एक नया महंगाई का तूफान और एक नया टैक्सों का भरमार जो है वो आवाम के ऊपर फ्री की जा रही है। तो ये भी देखेंगे हम और ये भी देखेंगे कि इन नए टैक्सों की जो आमद हुई है अभी इससे आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात मतलब हो सकते हैं, इस पर हम नजर आएंगे। और साथ साथ जो हम जो अभी जो सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात है उसके हम डिस्कस करेंगे। सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बारे में देखेंगे कि उसमें इस बल्दियाती इंतखाबात जो है कितने पूरा कितने शफाफ थे और उसमें कौन सी पार्टी ने जो है वो एक मेजोरिटी हासिल की है। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बारे में हम नजर आएंगे। उसमें देखेंगे कि पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर जो है किस पार्टी की जो है वो क्या पोजीशन है जो अभी 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 तक सूरत के मुताबिक है। और ये भी देखेंगे कि इस ज़िमनी इंतखाब में जो है वो कौन सी पार्टी जो है वो वाज़ेह मेजॉरिटी जो वो ले सकती है। तो उसके साथ साथ दीगर टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम, उसमें हम बात करेंगे। हम KP असम्बली में भी होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के पोस्ट में देखेंगे कि पिछले तहरीक के रहनुमा जो है मौला बख्श फजल मौला साहब जो है वो मेजॉरिटी के साथ जो है वो ये जीत गए हैं इलेक्शन। और PDM में जो 13 जमातों का इत्तेहाद था वो इस इलेक्शन में जो है ज़िमनी इंतखाब में जो वो हार चुका है। तो देखिए ये हालात आगे कैसे चाहते हैं। और साथ से भी देखेंगे कि हुकूमत की अभी क्या की पोजीशन क्या है और इसमें इत्तेहादी जमातें जो हैं हुकूमत की वो अब क्या डिमांड कर रही है। इसमें मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है वो हुकूमत से क्या डिमांड कर रही है, इसके अलावा MKM जो है वो हुकूमत से क्या डिमांड कर रही है। और साथ साथ जो है वो बाप पार्टी यानी कि इब्राहिम पार्टी जो है वो हुकूमत से क्या डिमांड कर रही है, ये भी हम देखेंगे। और साथ साथ में देखेंगे कि तहरीक इंसाफ का जो अगला राय है वो भी क्या होगा, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम जॉइंट नेशनल पर बहुत ही उसमें डिस्कस करेंगे इंडिया में होने वाले एहतजाज के वाले से जो इंडिया में जो मोदी गवर्नमेंट जो है वो नई स्कीम जो मुतारिफ करवाई अग्निपथ, उसके वाले से डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इससे इंडियन आर्मी में जो नई खलीज पैदा होने जा रही है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इंडिया में जो एक पहली डिवीज़न जो है वो मौजूद था उससे ये डिवीज़न जो है कितनी मज़ीद गहरी होने जा रही है। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि आइंदा जो फ्यूचर इंडिया में जो है वो हालात जो है कैसे होने जा रहे हैं। और साथ साथ इसके साथ साथ हम जो रशिया यूक्रेन की जंग के बारे में देखें तो यूक्रेन जंग जो है तो आपके जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है कराची का। और साथ साथ जो है रशिया ने एक बार फिर जो है वो स्ट्राइक्स जो हैं वो शुरू कर दी हैं ईस्टर्न यूक्रेन में और ख़ास तौर पर दारकूमत कैफ के ऊपर भी शुरू किया है। इसके साथ जो है वो अमेरिका और यूरोपियन की तरफ से जो है वो भरपूर फौजी इमदाद जो है वो गैर लाइनी मुल्क फौजी इमदाद जो है वो जारी है रशिया ऐसा यूक्रेन को। और देखना ये बाकी है कि ये मामला दायरे को सजगते हैं क्योंकि रूस ने जो अभी नई डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक रूस ने कहा है कि वो अपने एटमी मिसाइल जो है वो बेलारूस जो है वो इन 3 महीनों के अंदर जो है वो शिफ्ट करने जा रहा है। तो देखते हैं कि ये नई मूव जो है वो क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट्स लेके आती है और क्या आगे ये चीज़ें जो है क्या पेश खैमा साबित हो, किस चीज़ का पेश खैमा साबित होती हैं और आगे मंजरनामा जो है वो क्या होता है। और फूड सिक्योरिटी वाले से बात करें कि पूरी दुनिया चाहिए फूड सिक्योरिटी पर भरपूर वजह दे और ख़ासतौर पर पाकिस्तान और ख़ासतौर पर उन ममालिक जो कि ज़राई मुल्क हैं उनको चाहिए कि वो अपनी फूड सिक्योरिटी पर लाजमी वजह दें। देखिए ये चीज़ें आगे जाके फ्यूचर में जो है वो मज़ीद गंभीर जो है वो होने जा रही हैं। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ रखे और पाकिस्तान के ऊपर खासतौर पर कर्म और फजल रखे क्योंकि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सबसे पहले जो है वो पानी की कंजर्वेशन की तरफ भरपूर वजह दे और ख़ासतौर पर जो डैम्स की तमीर है उनको कंप्लीट लाजमी करे, हर सूरत में कंप्लीट करे क्योंकि डैम्स जो हैं वो आपकी बका की ज़मानत है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत है ये डैम्स जो हैं। तो इसके भी ख़ुसूसी फ़ोकस किया जाए और ख़ास तौर पर जो है जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी आगे मिलकर जो है वो तेज़ी से जो है बढ़ा जाए और देखा जाए कि पाकिस्तान जो है वो किन ख़ास तौर पर जो नए ब्लॉक्स इस सिलसिले में बन रहे हैं, रीजन में बन रहे हैं, उनके पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए और उनमें भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो और पाकिस्तान को भी उनको चाहिए कि पाकिस्तान को भी जहाँ पे पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो इनके ज़्यादा है तो उस ब्लॉक में ज़रूर जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेशन जो है वो पाकिस्तान की ज़रूर होनी चाहिए। तो देखते हैं मामले को चाहते हैं। तो फिर चलते नशर पर हमारे टॉपिक्स थे वो बहुत ही अहम थे, उसमें बात करेंगे हम कहते हैं कि बजट के वाले बात करने से पहले हम तो फेडरल गवर्नमेंट का बजट पेश हो चुका हुआ है, पंजाब हुकूमत का बजट पेश हो चुका हुआ है और सिंध और KP और बलूचिस्तान असेंबली का भी बजट रिस्पेक्टिवली जो है पेश हो चुका है। AG की असेंबली का भी बजट जो है पेश हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेडरल बजट के बारे में। तो फेडरल बजट के बारे में बताता चलो आपको कि वफाकी हुकूमत ने जो है वो इस वक्त 9.5 खरब रुपए का जो बजट है उस दफ़ा पेश किया है और उसमें जो है ना तो कहते हैं कि 3 या 3.5 खरब
रुपये जो है वो सीधा सीधा जो है कर्ज़ों की अदायगी में चले जाएंगे। और उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत ने जो है वो इस वक्त 800 अरब रुपये का जो है तरक्याती बजट जो है वो उस वक्त मुख्तस किया है डेवलपमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए और तरक्याती मनसूबाजात के लिए। तो आप देखते हैं कि आगे कुछ कहते हैं और साथ बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन्होंने तनख्वाह और पेंशन में भी इजाफे का ऐलान किया था। इसके बाद हम अभी बात करेंगे कि उसके बाद जो है अब IMF के साथ नेगोशिएशन जो है वो किस हद तक पहुंची हैं और IMF जो है वो मज़ीद क्या डिमांड्स जो है वो पाकिस्तान से कर रहा है और क्या ये इसके बाद भी क्या ये इस चीज़ की गारंटी भी है कि IMF जो है वो पाकिस्तान की जो इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज़ कर देगा या नहीं, तो ये भी अभी देखना बाकी है। तो उसके साथ साथ हम बात करेंगे हम पंजाब के बजट के वाले से। पंजाब हुकूमत ने भी फाइनली जो बजट में पेश कर दिया हुआ है 3.2 खरब रुपए का बजट है वो पंजाब असम्बली ने पेश किया है। तो उसमें पंजाब हुकूमत जो 685 अरब रुपये का जो है वो तरक्याती बजट जो है पंजाब हुकूमत ने मुख्तस किया है। इसके साथ साथ 421 अरब रुपये जो है पंजाब हुकूमत ने जो है वो तालीम के लिए मुख्तस की है। इसके साथ सेहत के लिए बजट मुख्तस किया वो किया है 470 अरब रुपया। उसके साथ साथ 15% तनख्वाह में और पेंशन में जो है वो इजाफा किया गया है। तो देखते हैं कि पंजाब हुकूमत का बजट है वो कितना आवाम दोस्त बजट है, तो ये भी इसका फैसला जो है वो फाइनली जो है वो अवामी करेंगे। और इसके साथ बताते हैं जो कि आपको कि सिंध के बजट की बात करें, सिंध हुकूमत ने भी जो अपना बजट फाइनली पेश कर दिया है। 1.7 खरब रुपये का बजट सिंध हुकूमत ने पेश किया है। और इस बजट में जो है सिंध हुकूमत ने जो है वो 459 अरब रुपये का जो है वो तरक्याती बजट जो है वो इस बजट में जो है तजवीज़ किया है, मुख्तस किया है। तो देखते हैं कि इस तरक्याती बजट में है वो कितना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट वक्त जो है सिंध में नजर आता है, तो ये भी देखना बाकी है। इसके साथ बात करेंगे हम तालीम के वाले से। तालीम के वाले से सिंध हुकूमत ने भी एक खासी खतीर अमाउंट जो है वो मुख्तस किया। सिंध हुकूमत ने तालीम के लिए जो बजट मुख्तस किया है वो की है 326 अरब रुपये। जबकि इसके साथ साथ जो सेहत के लिए जो सिंध हुकूमत ने जो बजट मुख्तस किया है, जो अमाउंट मुख्तस की है वो की है 206 अरब रुपये। और उसके साथ तनख्वाह और पेंशन में भी इजाफा किया है रिस्पेक्टिवली। तो इसके साथ देखते हैं कि ये बजट जो कितना आवाम दोस्त बजट है, उस बजट की कितनी इंप्लीमेंटेशन और किस हद तक जो है ये आवाम की ज़िंदगी बदलने में कामयाब साबित होता है, ये भी देखना भी बाकी है। और डेफिनेटली इस बात का फैसला जो है वो आवाम ही करेंगे और आवाम सबसे बड़े जो है वो मुनसिफ होंगे इस फैसले के। तो आप देखते हैं कि KP हुकूमत का बजट देखेंगे तो KP हुकूमत ने भी फाइनल जो है बजट जो है पेश कर दिया हुआ है। 1.2 खरब रुपये का बजट जो है KP हुकूमत ने बजट जो है पेश किया है। KP हुकूमत ने जो है वो 418 अरब रुपये का जो है वो तरक्याती बजट जो है मुख्तस किया है। और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है पिछले तमाम अगर देखा जाए पिछले बजट के वाले से देखा जाए KP हुकूमत के, तो ये इस दफ़ा जो है सबसे ज़्यादा जो है तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस किया गया इस बजट में। तो देखते हैं कि ये बजट जो है वो KP हुकूमत में कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को है कंप्लीशन का जो है बाइस बनता है। और KP हुकूमत में KP हुकूमत में आवाम के खबर का शहरियों की ज़िंदगी बदलने में जो है वो कितना ये बजट कारगर साबित होता है, ये भी देखना भी बाकी है। इसके साथ बताते चलें कि 125 रुपये जो है KP हुकूमत ने जो है वो सेहत कार्ड के लिए रखे हैं इस बजट में। और साथ साथ तनख्वाहों और पेंशन में भी जो है वो 15% जो है इजाफा किया गया है। तो ये KP का बजट देखते हैं कि ये बजट आवाम की कितना आवाम दोस्त बजट है और आवाम की ज़िंदगी बदलने में जो है किस हद तक कारगर साबित जो है वो होता है। तो अभी आने वाले दिनों में देखना जो है बाकी है। तो इसके चलते हैं बलसन के बजट का। तो बलसन को मैंने फाइनली जो अपना बजट जो पेश कर दिया है। तो बलसन असम्बली में जो अपना बजट जो पेश कर दिया गया है 612 रुपये का जो कुल बजट है वो पेश किया गया है बलसन असम्बली की तरफ से। और इसमें जो तरक्याती बजट रखा है 140 रुपये। और देखते हैं कि ये बजट जो है वो वाकई में क्या बलसन आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च होता है और क्या, और ये बजट जो है बलसन असम्बली का ये बजट बलसन के लोगों के लिए जो है वो कितनी तरक्की और खुशहाली का बायस बनता है और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ लेके आता है, तो अभी आने वाले देखने जो बाकी है। तो इससे चलते हैं हम अब हम देखते हैं कि ये बजट तो पेश हो गए। उसके बाद जब अब जो मिनी बजट्स आ रहे हैं, यानी कि अब जो दोबारा से टैक्सेशन लग रही है, पेट्रोलियम कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, साथ ही जो सुपर टैक्स लग रहा है, इसके अलावा जो सैलरी क्लास को भी टैक्स लग रहा है, ये क्यों लग रहा है और किसे कहने पर लग रहा है, तो ये सबके सामने है। और देखते हैं कि इस टैक्स से इम्पैक्ट्स क्या होंगे आम आदमी के ऊपर और खास तौर पर मिडिल क्लास के ऊपर, खास तौर पर जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे और साथ साथ जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या इसका असर होगा। और साथ ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर जो हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। अब देख सकते हैं कि जैसे कहते हैं जब से ये टैक्स का ऐलान किया है वफाकी हुकूमत ने सैलरी क्लास के ऊपर कि 50,000 से ऊपर की जो सैलरी है उसके ऊपर चाहे इतने % टैक्स होगा, फिर 1 लाख से ऊपर इतने % टैक्स होगा, फिर सो एंड सो फार है। और साथ साथ बताते हैं कि जो बिग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 10 बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सुपर टैक्स लगाया गया 10%। तो हुकूमत चाहते हैं कि ये टैक्स जो है वो यूनिलैटरल नहीं चाहिए, बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज़ को जो था वो एतमाद में लेके उनसे मशावरत करके उनसे पता करना चाहिए था कि वो पहले कितना टैक्स दे रहे हैं और फिर उसके बाद जो है उस हिसाब से रेशो के हिसाब से जो है वो उसका टैक्स को जो है वो अगर लगाना भी था, ज़रूरी भी था, तो फिर लगाया जाता है। इस तरह से खुद से एज्यूम करके जो है वो ये टैक्स जो था वो नहीं लगाना चाहिए बड़ी इंडस्ट्री को। और ख़ास तौर पर अभी जो ये सैलरी क्लास में जो टैक्स लगा है इसके ऊपर जो है इसके बाद जो महंगाई गिला है जो ख़ास तौर मिडिल क्लास जो है वो इस महंगाई के दौर में जो है उसका ये जो है वो अपनी सतत पोशी का भरम रखना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और साथ साथ आपको एक बात बता चूँ कि इस नए टैक्सेशन के नतीजे में जो है अब कितने लाख मिडिल क्लास लोग जो है वो गुर्बत की लकीर में चले जाएंगे
जाएंगे हुकूमत को सिलसिले में देना चाहिए। और साथ ही भी देखना चाहिए कि जो पहले से गुर्बत की लकीर में ज़िंदगी गुजारे उनके लिए ज़िंदगी की सांस से बहाल रखना कितना मुश्किल हो गया हुआ है। और साथ साथ क्या ज़िंदगी का नाता जोड़ने के लिए जो है वो अब इस महंगाई के दौर में जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया इस गरीब आवाम के लिए। और ख़ासतौर पर जो मिडिल क्लास होती है, जो वो किसी भी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, वो भी अब जो है इस महंगाई के बाद जो है उनके लिए भी जो है वो अब मिडिल क्लास में रहना जो है वो मुश्किल हो गया। वो भी अब एक दर्जे नीचे आने वाले हैं इस महंगाई के नतीजे में। और वो भी जो है अब देखें, हुकूमत चाहिए कि हुकूमत की ये सोच रही है कि कितने लाख मिडिल क्लास लोग जो हैं वो अब गुर्बत की लकीर में चले जाएंगे, यानी गुर्बत की सदा गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान होगा और साथ साथ जो पाकिस्तान की जो कितने ज़्यादा समाजी माशरती और सियासी मिसाल जो जन्म लेंगे। तो हुकूमत को इस बारे में सोचिए और देखना चाहिए कि किस तरह से सोसाइटी को जो है वो, किस तरह से माशरे को जो है वो आप बेहतरी की तरफ और तरक्की की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। और साथ साथ एक और बात चलो कि जो 10% सुपर टैक्स जो बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाया गया, ये भी चाहिए उनको चाहिए कि वो बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिकान से मुशावरत करके उनसे बातचीत करके और फिर उसके बाद फिर इसको जो है वो एक स्पेसिफिक रेशो के हिसाब से जो पहले पूरी एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद जो है इस टैक्स को इम्पोज करना चाहिए था। क्योंकि आप ये देखें कि IMF जो है वो एक के बाद एक कंडीशन जो है वो लगाता जाएगा, आप कहाँ तक उनकी कंडीशन को जो है वो पूरे करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता इसके बाद भी अगर IMF जो है वो नहीं मानते तो फिर आपका जो पास जो अल्टरनेटिव है उसके अलावा आपका क्या है अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद है। तो ये भी आवाम जो है वो पूछना चाहती है और देखना चाहती है कि हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम करती है। और साथ साथ कि इन टैक्सेस के नतीजे में जो है वो इकोनॉमी को जो है इतना बुरा और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि स्टॉक मार्केट जो थी वो क्रैश कर गई थी। और साथ साथ जो कहा जा रहा था कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें जो है वो कहते हैं कि 1200 से मज़ीद पॉइंट की कमी हुई थी। और साथ साथ डॉलर की कीमत में भी एकदम से जो है वो इजाफा हो गया है। और हुकूमत को यह है कि इस वाले से कंक्रीट इक़दाम ले, मजबूत और मुस्तहकम इक़दाम ले और इस महंगाई के सिलसिले को जो है वो ना सिर्फ रोका जाए बल्कि देखा जाए कि इन इक़दाम के नतीजे में इकोनॉमी के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करवाए। क्योंकि जब आप अपने इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगा दिया 10%, लामहला जो है वही टैक्स जो आपने इंडस्ट्री को लगाया वो उसका इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली आवाम को भी पड़ना है। यानी मिसाल के बाद सीमेंट के इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगाया है 10%। अब सीमेंट की बोरी जो है पहले 1000 रुपये की या जितने भी 1100 रुपये की जो है अगर सीमेंट की बोरी है तो डेफिनेटली वो सीमेंट की बोरी महंगी कर देगा और फिर डेफिनेटली आवाम को ही नुकसान होगा। आवाम ही को फिर जो 1000 रुपये की बोरी रहेगी वो 1200 रुपये की बोरी रहेगी। और फिर इतना ही जो अगर आपने बैंकिंग सेक्टर पर टैक्स लगाया है 10%, तो इस तरह आप अगर देखें तो अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर ने भी अपने चार्जेस में इजाफा कर देना है और इसका असर किसको करना है, आवाम को पड़ना है। और फिर इस तरह आप दीगर इंडस्ट्रीज देख लें तो अल्टीमेटली उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आवाम के ऊपर ही होना है। और ये देखना चाहिए कि आप इकोनॉमी को संभाला दे रहे, आप किस तरह से इकोनॉमी को संभालेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आप इजाफा टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, अगले दफ़ा आप कैसे पैसे पूरे करेंगे, कैसे टैक्स पूरे करेंगे जब आवाम का पैसा ही नहीं होगा चीज़ें ख़रीदने के लिए, आवाम का पैसा ही नहीं होगा मज़ीद खर्च करने के लिए, आवाम का पैसा ही नहीं होगा मज़ीद जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। तो हुकूमत चाहिए कि वो देखिए कि कैसे वो तमाम चीज़ों से वो नबरतमाम हो सकती है और कैसे इन तमाम मसाइल से जो निकल सकती है और कैसे इन बहरानों को जो है वो सामना कर सकती है। तो ये भी देखना जो बाकी है। और साथ साथ आपको पता चले कि आप बात करते हैं ज़िमनी इंतखाबात पर, सिंध के बलदियाती इंतखाबात के बारे में हुआ कुछ हुई है कि सिंध में जो बलदियाती इंतखाबात जो है वो उनका जो पहला मरहला जो है वो 14 डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ है सिंध में वो उस वक्त मुकम्मल हो चुका है। और अब अब जो है इसमें देखा जा रहा है कि ये कहा जा रहा था कि बलदियाती इलेक्शन जो ये मार धाड़ से भरपूर इलेक्शन था और इसमें हर जमात की तरफ से जो है धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। JAF लगा रही है सिंध गवर्नमेंट के बजाय पाकिस्तान MKM भी जो है वो इस इलेक्शन के बाद बलदियाती इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है और वो भी सिंध हुकूमत से जो है वो शिकायत कर रही है। इसके साथ जो दीगर सियासी जमातें वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इज़हार कर रही है इलेक्शन कमीशन के साथ भी और दीगर सियासी जमातों के साथ भी। और जहाँ तक बात करी कि अब देखें कि हर सियासी जमात जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात, जहाँ तक बात है राशिद सूमा के बारे से तो JAF के अनुमान राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जो है वो सिंध हुकूमत से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और साथ ही इलेक्शन में से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है, हालांकि मैं इतने सालों से जो है वो इसी हल्के में जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहा हूँ, तो इस दफ़ा मेरा वोट जो है वो इस हल्के में क्यों नहीं है और मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है। तो ये राशिद सूमा साहब ने सवाल जो है इलेक्शन से पूछा हुआ, सिंध गवर्नमेंट से पूछा हुआ, कहा कि अगर हम इमरान खान तहरीक चला सकते हैं तो हम सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो है तहरीक चला सकते हैं। तो अब देखना ये बाकी है कि हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों कैसे बनाती है और कैसे उनके शिकायत का जो अजाला करती है, तो ये भी देखना भी बाकी है। और साथ ही जब जहाँ तक बात रही MKM कॉलेज, तो MKM ने भी इस वाले से अपना शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है सिंध गवर्नमेंट के साथ भी और इलेक्शन कमीशन के साथ भी।
भी उन्होंने कहा कि इन इलेक्शन में जो है वो प्रोफेशनल डाकू जो है वो डब्बे उठा के ले गए थे और इस तरह से डालने को इंतजाम लगाया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो हमारे शिकायत कर हालांकि साथ साथ इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों का नोटिस ले और हमारी जो शिकायत है उनको जो है वो उनको जो अदाला जो है वो किया जाता थे हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत जो है और साथ इलेक्शन कमीशन है वो इस चीज़ में क्या एक्शन रहता है और क्या इस वाले से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो किसी का इंतखाबी निशान गलत लाट हुआ था तो किसी का जो है वो कोई मसला था, कहीं बैलेट पेपर चोरी होगा, कहीं खुद ही छापे लग रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। तो हुकूमत चाहिए कि वसाले से खासतौर पर इलेक्शन कमीशन चाहिए कि वसाले से देखिए और तमाम चीज़ों को जायज़ा ले और इन चीज़ों को इंश्योर करके आइंदा चीज़ जो है वो किसी भी जगह पे जो है दोबारा से जो है वो इस तरह की चीज़ें ना हो सकें। तो देखते हैं मामला उससे होते हैं जाते हैं। और जहाँ तक बात रही पंजाब हुकूमत के ज़िमनी इंतखाबात के वाले से, और सही पहले बात है कि इस बार जो बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले में जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो कामयाबी समेट ली है और उस वाले से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ी मेजोरिटी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में जो है वो हासिल कर ली है। तो देखते हैं मामले कुछ जाते हैं। और जहाँ तक बात रही पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के वाले से, तो पंजाब में भी ज़िमनी इंतखाबात जो है वो उनका जोर शोर से जारी है। और इस वाले से पता चला कि आपको कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून और उसकी तहरीक जमातें और जहाँ तक PTI जो है वो दोनों जो अपनी इंतखाबियों में जब बहुत जोर शोर से उनकी इंतखाबियों जो है जारी है। और साथ साथ जो है PTI चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है वो लाहौर का दौरा किया और मुख्तलिफ हल्कों का जो उन्होंने जाके वो भरपूर इंतखाबी दौरे किए और वहाँ पर उन्होंने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई अपने उम्मीदवारों के लिए। और साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ हल्कों में तकरीरें भी की और कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो भरपूर जोर लगा रहे हैं इन ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में अपने उम्मीदवारों के लिए। और जहाँ तक बात रही मुस्लिम नून भी और उसके तहजीबात में वो भी बहुत जोर लगा रही है। इस वजह से देखा जा रहा है कि बड़ा ही जोर का मुकाबला जब होने जा रहा है सब पंजाब के ज़िमनी में, खासतौर पर लाहौर के 4 हल्कों के वाले से। तो लाहौर के 4 हल्कों में भी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एक घमसान करन जो है वो इंतखाबात में सियासी दंगल होने जा रहा है। तो देखिए इस सियासी दंगल में जो कौन सी पार्टी जो है वो कामयाबी समेटती है और कौन सी पार्टी जो है वो फतह समेटने में कामयाबी, क्योंकि यही इंतखाबी ज़िमनी इंतखाबात जो है वो पंजाब की हुकूमत का फैसला करेंगे कि पंजाब की हुकूमत जो है क्या वो मज़ीद मुस्तहकम होती है या फिर वहाँ पर कोई तब्दीली का इम्कान पैदा होता है। तो ये भी देखना भी बाकी है। और सबसे बात करेंगे हम सवात के ज़िमनी इंतखाबात के, तो सवात में जो ज़िमनी इंतखाबात हुआ है PK-07 में, तो उसमें जो है PTI के उम्मीदवार फजल मौला साहब जो है वो जो है 18,000 वोट लेकर जो है उन्होंने कामयाबी समेटी है। लेकिन दूसरी जो PTM के 13 जमातों के इत्तेहाद जो था उनके उम्मीदवार जो थे JNP के जो थे हुसैन अहमद साहब जो थे उन्होंने जो है वो 14,000 वोट लिए हैं। और उसके साथ PTI जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो नशिस्त थी है जो खाली हुई थी उसके ऊपर जो है PTI कैंडिडेट फजल मौला साहब ने जो है कामयाबी समेट लिया। तो देखते हैं कि ये एक PTI की कामयाबी जो है वो क्या आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में इसका क्या इम्पैक्ट होता है और क्या PTI मज़ीद कामयाबी समेटने में कामयाब हो पाती है नहीं। तो ये भी आने वाले देखना बाकी। आप साथ जगह बात करें इमरान खान की हिकमत निकाल से, तो इमरान खान साहब ने जो है अब 2 जुलाई को जो है वो एक बड़े जलसे का ऐलान किया इस्लामाबाद में। देखते PTI चेयरमैन इमरान खान साहब ये जलसा जो है वो क्या कितना बड़ा होता है और इसमें वो क्या ऐलान करते थे भी आने वाले बाकी है। और साथ ही इमरान खान PTI चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है ये इंतखाबी इस्लाहात और नैब अमेंडमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी हुई हैं। तो देखते हैं कि अब इस वाले से आगे क्या प्रोसीडिंग होती है और उसका क्या नतीजा जो है वो सामने आता है। तो ये भी जानने को मिलते हैं बाकी। अब साथ ही चलते हैं इंटरनेशनल में बहुत ही में बात करेंगे हम इंडिया में होने वाले रिसेंट मुजाहरों के ऊपर। जहाँ तक बात की कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो उसने कई मुहाज जो है वो खोले हुए हैं। उसने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भी अपना जो है वो रास्ती जब जुल्म का बाजार गर्म का रखा हुआ है। साथ साथ उसने जो दीगर अक़लियतें हैं उनके खिलाफ भी जो उसने वो महाज जो है वो खड़ा किया हुआ है। और साथ साथ अब जो नई स्कीम जो मोदी गवर्नमेंट जो है वो मुतारिफ करवाई है अग्निपाथ और अग्निवीर, वो भी जो है वो अब मज़ीद डिवीजन का जो है बायस बनी है। और इंडिया में जो है वो सब पूरे तशद्दुद मुज़ाहिरे जो है वो सब शुरू हो चुके हैं। और इंडिया मोदी गवर्नमेंट जो है वो सब एक के बाद एक बहरान जो है खुद पैदा करके जो है वो उलझा रही है अपनी आवाम को भी मुख्तलिफ चीज़ों में। और देखते हैं कि ये मामला घुस जाते हैं। और जहाँ तक बात रही अग्निपथ स्कीम की, तो अग्निपथ स्कीम का जो बताते हैं कि ये स्कीम जो है मोदी गवर्नमेंट ने क्यों शुरू किया, उसका क्या बुनियादी मकसद है और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के क्या ज़ाइम है, तो ये भी आपको बताते जाएंगे कि उसमें हुआ कुछ नहीं। कि बेसिकली अग्निपथ का मतलब जो है वो बेसिकली उसका मतलब है आग का रास्ता, यानी कि द पाथ ऑफ फायर। और पाथ ऑफ फायर में मोदी गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, उसमें हुआ कुछ नहीं कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि अब यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो इंडियन फौज का वो एक कॉर्पोरेट कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है शायद मोदी गवर्नमेंट। तो उसमें कुछ नहीं कि मोदी गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम के जरिए जो ऐलान किया हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो अब कोई भी परमानेंट जो है वो
जॉब कह लेंगे आप कह लें कि परमानेंट पोजीशन जो है वो किसी भी फौजी को जो है वो नहीं देगी, बल्कि अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बेसिकली उन्होंने कहा कि 4 साल तक के लिए जो है वो नौजवानों को जो है वो भर्ती किया जाएगा। 40,000 नौजवानों को जो है वो नौकरियाँ दी जाएंगी फ़ौज में। उसमें होगा कुछ यूँ कि हर साल जो है वो 10,000 बंदा जो है वो निकाला जाएगा, यानी कि रिलीज़ किया जाएगा आर्मी से 1 साल के बाद। और इसी तरह 4 साल के बाद जो आखिरी में 10,000 जो बचेंगे उनको जो है वो इंडियन आर्मी में जो है वो परमानेंट जॉब जो है, यानी कि परमानेंट पोजीशन जो है वो दी जाएगी। तो इस वाले कहा जा रहा है कि बेसिकली वो कहते हैं एहतजाज इसलिए हो रहा है कि आप जब 40,000 बंदा जो है फ़ौज में इंडक्ट कर रहे हैं पहले साल में, और आप उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद जो आप उसको फ़ौज में जो है आपको यानी किसी भी मिसाल से भेज सकते हैं। आप उसको आसाम भेज सकते हैं, आप चाइना बॉर्डर पे भेज सकते हैं, आप उसको LC भी भेज सकते हैं। तो उसके वो कहते हैं कि हमें आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप हमें इन मुहाज़ों में भेजेंगे, हम वहाँ पे हो सकता है कि हमारा वहाँ पे खात्मा हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए या हमारा कुछ हो जाए। और तो इस सिलसिले में ना हमारी हमें पेंशन मिलेगी, ना हमें कुछ और मराहत मिलेंगे, हमारी फैमिली का क्या बनेगा। और दूसरा ये कि वो ये कहते हैं कि अगर अब जब हम वहाँ पे 1 साल गुजारने के बाद जब हम वापस आएंगे और गवर्नमेंट जो है वो हमें 1 साल बाद जो है वो निकाल देती है फ़ौज से, यानी कि एक लाजमी उन्होंने हर साल जो है वो 10,000 निकालने हैं उस 40,000 में से। तो अगर जब हम नौकरी से निकालेंगे तो उसके बाद क्या हम जूते सिलाई करेंगे, क्या हम फैक्ट्रियों में मज़दूरों का काम करेंगे, क्या हम फिर दोबारा से वो जो है वो एक दूसरे दर्जे का शहरी बनेंगे। तो हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी क्या होगी, हमारे लिए हम किस तरह से आगे माशरे में जो है वो क्या काम करेंगे हम। तो इस वाले से एक बड़ी बेचैनी पाई जा रही है इंडियन नौजवानों में भी, और इंडियन नौजवान इसलिए जो है वो ये एहतजाज करें और कह रहे हैं कि हमें हमारा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा अगर हम इस तरह से 1 साल में काम करके फिर हम दोबारा मोची का काम करें, हम दोबारा से जो है वो बार काम करें, या हम दोबारा से जो है वो दूसरे छोटे कामों में जो है वो कहते हैं कि काम करें। तो इस वाले बताते हैं कि अब बहुत ही अनक्लियर से स्ट्रेटजी है मोदी गवर्नमेंट की, और कहते हैं कि जब 4 साल बाद जो वो जो 10,000 जो फौज में परमानेंट जाएगा, तो इसे कहते हैं इसी तरह फिर ये मोदी गवर्नमेंट ये पॉलिसी जो है वो आगे हर साल जो है वो कंटिन्यू करेगी, यानी हर साल जो है वो 40,000 बंदा जो है फौज में रखा जाएगा, और फिर से जो है वो 10,000 करके जो है वो हर साल जो बंदा जो है वो फौज से निकाल दिया जाएगा। और फिर आखिर में जो 10,000 बचेंगे 4 साल बाद जो 10,000 बचेंगे उन 10,000 बंदों को जो है वो फौज में जो है परमानेंट जो है वो नौकरी दी जाएगी। और जो ये हर साल जो 10,000 बंदे जो है नौकरी से निकाले जाएंगे फौज से, उनकी ना कोई पेंशन है, ना कोई और चीज़ है, और ना ही उनके लिए कोई और दीगर सहूलियत जो है वो उसमें अनाउंस किया गया है। तो मोदी गवर्नमेंट जो क्यों ये एक ऐलान रखें, तो उस बात में बताते हैं कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है इंडिया की, वो ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो है बेसिकली अपना मिलिट्री विंग जो है वो बना रही है, और उसके लिए ख़ास तौर पे उन नौजवानों को जो है वो फ़ौज से तरबियत ले के फिर उनको जो है वो अपने मिलिट्री विंग में जो है इंडक्ट करेंगी। तो वो कहते हैं कि बेसिकली RSS जो है वो अपना एक पावरफुल मिलिट्री विंग जो है वो बनाना चाह रही है, और ये अग्निपथ स्कीम जो है उसी का ये एक पार्ट है। तो इसलिए बताते हैं कि जहाँ तक दीगर जो डिफेंस एनालिसिस जो इस वक्त से बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है बेसिकली ये उन्होंने स्टार्ट की है एक पाकिस्तान और चाइना के लिए, ये अग्निपथ स्कीम जो है स्टार्ट की जा रही है। और कहा जा रहा है कि बेसिकली एक वो कहते हैं कि एक डिस्पोजेबल आर्मी जो है वो क्रिएट की जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि ये जो आर्मी है, ये जो डिस्पोजेबल 40,000 लोग होंगे, ये चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। और चूँकि इनके लिए कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं होगी, ना इनको परमानेंट जॉब की जाएगी, और ना इनको पेंशन वगैरह दीगर जो मराहत वो दी जाएंगी। तो इसलिए इन मर्सनरीज़ को जो है वो एज ए मर्सनरी यूज़ किया जाएगा पाकिस्तान चाइना के खिलाफ। और कहते जाते हैं कि बेसिकली इंडिया जो है वो इन चीज़ों को बेसिकली आप एक फुल फ्लैश जो है वो तैयारी कर रहा है पाकिस्तान चाइना के खिलाफ जो है एक भरपूर जंग की। और ये जंग जो है वो आइंदा आने वाले दिन में जो है वो किसी भी साल में जो है वो नज़र आ सकती है। और क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जो है वो अपने भरपूर अज़ाइम के साथ जो आगे बढ़ रही है, ख़तरनाक अज़ाइम के साथ आगे बढ़ रही है। और कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट अगर अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बनते तो उनकी जगह जो है और हार्डकोर RSS का नुमाइंदा जो है जैसे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो फिर आएंगे, और उनका जो है वो मोदी से ज़्यादा जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो हार्डकोर है। तो देखते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जो है वो क्या चीज़ें करते हैं, और अमेरिका और जो यूरोपियन ममालिक जो हैं वो फिर क्या इन हालात को संभाल पाते हैं नहीं, तो ये भी देखना बाकी है। और पाकिस्तान जो से पहले से वाले है, पाकिस्तान से पहले से मुकम्मल तो तैयार है। पाकिस्तान आवाम जो है अपनी फ़ौजी पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हैं, हरदम खड़ी हैं और हरदम तैयार हैं। और इंशाअल्लाह अगर दुश्मन किसी किस्म की कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की या किसी किस्म की पाकिस्तान मैंने देखने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह इंडिया दुश्मन को जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। और दुश्मन को ना सिर्फ नाकों चने चुबवा दिए जाएंगे, बल्कि दुश्मन को आइंदा जरूरत नहीं होगी वो आइंदा किसी भी किस्म का जो है वो ईवल प्लान बनाने की जो है वो कोशिश भी सोच भी सके, अपने सहन में भी ला सके। तो इस वजह से कि दूसरा जो हम टॉपिक है वो भी
भी बात करेंगे हम रशिया और यूक्रेन का। रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो उसमें जैसे पहले बता चुके कि लाम है 2 जंग की में तब्दील हो चुकी है, और ये लाम है 2 जंग जो है अब मज़ीद जो है वो फैलने जा रही है। और उस वाले पता कि रूस ने जो है वो अब कई दिनों के वक़्त के बाद दोबारा से जो है वो यूक्रेन को जो है शेलिंग और बमबारी का आगाज़ कर दिया है, और इस वाले से दोबारा से यूक्रेन के ईस्टर्न सिटीज़ में जो है वो बमबारी का आगाज़ किया गया, और ख़ास तौर पर यूक्रेन तालुका में कैफ पे जो है वो अब इस वक्त दोबारा बमबारी की गई है। तो अब इस वजह से अमेरिका और यूरोपियन जो है वो उनका जो अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक का जो है वो नेटो का इजलास जो है वो बुलाया गया था, और अब उसमें क्या उसमें बहुत ज़्यादा अब कहते हैं कि बेसिकली अब तो यूरोपियन ममालिक और अमेरिका जो है वो साथ जो के बैठ गए हैं कि अब क्या इकदाम किए हैं। उस वजह से यूरोपियन अमेरिकन ममालिक ने जो है अपनी फ़ौजी इमदाद में इजाफा कर दिया है यूक्रेन के लिए। और इस बात बताते हैं कि जदीद हथियार और असला जो है वो उस वक्त गैर लाइन तौर पर जो है वो यूक्रेन को फराहम किया जा रहा है, और देखने जा रहा है कि यूक्रेन और ये रशिया की जंग जो है मज़ीद तवील होने जा रही है। और उसमें अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, अभी ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि रूस ने जो है वो अपने कहते हैं कहा जाते हैं कि अपने जो एटमी हथियारों का जो कुछ हिस्सा है वो उसने अब फैसला किया है कि वो डिप्लाई करेगा बेलारूस में, यानी बेलारूस में, और बेलारूस में 3 महीनों के अंदर ये एटमी जो एटॉमिक वेपन है ये डिप्लाई किए जाएंगे बेलारूस में यूक्रेन के खिलाफ। तो देखते हैं कि ये इस ऐलान के बाद जो है वो यूरोपियन ममालिक को अमेरिका जो है वो क्या स्टेप्स लेते हैं, उनका क्या रद्दमल होता है, और क्या ये जंग जो है मज़ीद फैलने जा रही है, और क्या ये जंग जो मज़ीद ख़त्म को मज़ीद ममालिक को जो अपनी लपेट में लेने जा रही है, और यूरोपियन ममालिक जो क्या इस जंग के लिए वाकई में तैयार है, और क्या अमेरिका भी इस जंग में वाकई में तैयार है। और दूसरा ये बताते हैं कि जो अब नए ब्लॉक्स बन रहे हैं खत्े में, और जैसे कि चाइना ने अब जो नए ब्लॉक्स में जो अब एक नए ब्लॉक्स जो इमर्ज हो रहे हैं इस वक्त खत्े में, जैसे कि अभी ब्रिक्स था, ब्रिक्स प्लस जो है वो मार्केट में जो आने जा रहा है। तो अब पाकिस्तान को भी देखिए चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को क्यों मिस नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान देखिए कि अगर पाकिस्तान का मुफाद जो है इसमें ज़्यादा है तो पाकिस्तान को लाजमी उस ब्लॉक्स में जो है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ज़रूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ से अपना जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे क्या कहाँ कैसे जो है पाकिस्तान जो है वो इन ममालिक में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना बेनिफिट पाकिस्तान का बेनिफिट जो है वो उसमें निकाल सकता है, और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान जो है उस ममालिक में शिरकत करके पार्टिसिपेट करके जो अपने ताल्लुकात का मज़ीद जो है वो मजबूत और मुस्तहकम अपनी इकॉनमी को मज़ीद मुस्तहकम जो है वो बुनियादी पर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और भी बताते हैं कि अब जो रिसेंट डेवलपमेंट भी अभी एक और डेवलपमेंट जो है वो है ये कि अब जो है फाइनली जो है वो कहा ही जा रहा है कि चाइना और रशिया जो है वो अब डॉलर को जो है वो एक नया झटका देने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है डॉलर के मुकाबले में जो नई करेंसी जो है वो मार्केट में जो है आने वाली है। तो देखते हैं कि मामले कैसे जाते हैं, और ग्लोबल इकॉनमीज़ के ऊपर जो है इसका क्या इम्पैक्ट होता है। और साथ साथ बताते जो है कि पाकिस्तान में चाहिए कि वो अपनी फूड सिक्योरिटी के ऊपर जब लाजमी तवज्जो दें, और तमाम एग्रीकल्चर खासतौर पर ज़रूरी मुल्कों को चाहिए कि वो अपनी फूड सिक्योरिटी को लाजमी तवज्जो दें। यही दुआ अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा, हमें भी रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और खुदा हाफ़िज़।